हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2 अक्टूबर 2022 एक ख़ास दिन हर भारतीय के लिए, क्योंकि आज भारत में जन्मी दो शख्सियत महात्मा गांधी और हमारे शास्त्री जी दोनों का जन्म दिवस है और दोनों का योगदान भारत में अतुलनीय है, जिसकी तुलना हम किसी से कर ना सकें। एक ऐसा योगदान जिसके कारण भारत की आज़ादी की यात्रा काफ़ी हद तक आसान हो गई। महात्मा गांधी के ऊपर ढेरों बातें आप बचपन से सुनते सीखते आते हैं। एक बच्चा जैसे ही चीज़ें खरीदने का शौक़ उसमें पैदा होता है, चाहे वो चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो तुरंत देखता है कि नोट पर किसी दादाजी का चित्र बना हुआ है और फिर वहीं से उसकी समझ बन जाती है कि नोट पर किसी का चित्र है। और बड़े होते होते जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, महात्मा गांधी का जन्मदिन, राष्ट्रपिता के रूप में बहुत सारी बातें उसके सुनने में आती हैं। तो वहाँ से उसको पता चल जाता है कि देश में कोई बड़ी हस्ती रहे होंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर ढेरों किताबें हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सब लोग जानते भी हैं कि महात्मा गांधी का योगदान सच में बहुत बड़ा था और महात्मा गांधी का कद इंडिया में इतना ऊंचा था कि जिसकी बराबरी पे आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, ना ही कोई पहुंच सकता है। तो इतना सारा योगदान भारत में उन्होंने आज़ादी के उस यात्रा में दिया कि जिसकी कल्पना कोई आम इंसान कर भी नहीं सकता। लेकिन महात्मा गांधी से जुड़ी सारी पॉजिटिव बातें जितनी आपने सुनी हैं, अब समय आ गया है कि उन चीज़ों पे थोड़ा सा सोचना भी शुरू कर दें, क्योंकि भारत में हमेशा से एक दौर रहा जब हमने देखा कि किसी बड़ी हस्ती के बारे में जब बात करते हैं तो उनका महिमा मंडन इतना कर दिया जाता है कि आम आदमी उनको पूजने लगता है। अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उसी के पैरेलल एक विचारधारा, आजकल आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से 30 जनवरी को कुछ लोग नथुराम गोडसे की भी पूजा कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नथुराम गोडसे की विचारधारा ठीक थी क्या? उन्होंने ठीक किया महात्मा गांधी का मर्डर करके? और इस पे बहुत बड़ा बवाल मच जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नथुराम गोडसे के भी प्रशंसक धीरे धीरे संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस बात पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि नथुराम गोडसे ने ठीक किया या गांधी ने ठीक किया, ना ही मुझे लगता है किसी टीचर को इस तरह की बात करनी चाहिए। पर एक टीचर होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, जितने टीचर्स भी मुझे सुन रहे हैं, कि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस पैदा कर दिए जाएं। वो क्वेश्चंस जिनका आंसर वो ढूंढें, जिसके लिए उनको पढ़ना पड़े, किताबें खोजनी पड़े और किताबों को पढ़ना पड़े। क्योंकि देखिए, ज्ञान के ना अलग अलग स्तर होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बस व्हाट्सएप पे दिन भर चैट करते रहेंगे, फॉरवर्ड मैसेज हजारों लाखों बार हो गया, उसी को पढ़ लेंगे, चंद उसमें कुछ लाइनें लिखी होंगी, उन्हें लगेगा हमें ज्ञान आ गया। बहुत सारे लोग फेसबुकीय ज्ञान पर डिपेंड रहते हैं कि भैया फेसबुक के कोई 2-4 इस तरह की फालतू की चीज़ें पढ़ ली और हो गया। ऐसा नहीं होता। जिसको सच में ज्ञान हासिल करना है ना, और जिसको सच में तथ्यों के साथ चीज़ें जानने का शौक है, उनके लिए किताबें हैं और किताबों से बेहतर कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो आज जो हम बातचीत करेंगे उसमें बातचीत वैसी बातचीत नहीं होगी। देखिए, मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं महात्मा गांधी के ऊपर, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी क्लासेस महात्मा गांधी को ही फोकस करके मैंने पढ़ाया था। उनका भारत में बहुत बड़ा योगदान, सारे उनके आंदोलन, चाहे वो 1915 में उनकी 22 साल के बाद अफ्रीका से वापसी की यात्रा रही हो, या 17 का अपना चंपारण, या फिर 19-20 की एक लंबी संघर्ष यात्रा जिसमें पहली बार पूरे भारत को उन्होंने जोड़ा, या चौरा चौरी हत्याकांड, या 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह से शुरू होकर फिर कितनी आगे तक गया, फिर गांधी और ये सारे अपनी बैठकें, उसके बाद फिर आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर गांधी ने और जितना बड़े बड़े काम किए, चाहे उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट या ये सारी बातें। अब ये सब आज नहीं करेंगे। आज हम इन सब चीज़ों से जुड़ी कुछ अनोखी और नई बातों पे बात करेंगे जो मुझे लगता है हर पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में क्वेश्चंस होने चाहिए। गांधी जी के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो आप अहिंसा का टॉपिक पढ़ते हैं। बचपन से सिखाया गया अहिंसा, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का एक नारा गांधी जी ने दिया, बहुत अच्छी बात है। और गांधी जी क्या, हर पढ़ा लिखा आदमी इस बात के साथ है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा का तात्पर्य क्या था गांधी का? अहिंसा का मतलब महज हिंसा ना करना ही नहीं था, जो हमने शब्दों में जाना कि हिंसा ना करना, हिंसा नहीं। गांधी की अहिंसा का असली मतलब था, गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना उनको समझ में आता है पढ़ के हम लोगों को, कि गांधी जी का मानना था अहिंसा का मतलब हृदय का परिवर्तन है, किसी के मन को बदल देना, किसी के मन को बदल देना कि वो गलत को गलत मानने लगे अपने दिल से। हिंसा ना करना कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हिंसा ना करें। और गांधी का ये कहना कि अहिंसा का सिद्धांत अगर अपनाएंगे तो देश आज़ाद हो जाएगा, यानी अंग्रेज़ों के हृदय में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा और वो देश छोड़कर चले जाएंगे। मान लेते हैं गांधी जी की ये बात ठीक थी, क्योंकि बचपन से यही पढ़ा है। अब इसके साथ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गांधी जी गलत हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आने चाहिए। पहला क्वेश्चन,
अगर अहिंसा की बात कर रहे हैं, हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जब इंडिया लौटे 22 साल बाद, अफ्रीका में गांधी ने बहुत बड़े प्रयोग किए और गांधी का अपने शब्दों में गांधी ने कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका, कि मैं पैदा तो भारत में हुआ लेकिन मुझे बड़ा बना दिया अफ्रीका के एक्सपीरियंस ने। तो महात्मा गांधी वहां से सत्य अहिंसा सत्याग्रह का नारा लेकर यहां पहुंचे। गांधी जी जब सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा की बात करते थे, तो गांधी जी ने इंडिया आने के साथ, जब गांधी जी इंडिया पहुंचते हैं 1915 में, तो आप सब जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आप सबको यह भी पता है कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के बिहाफ पे लड़ने के लिए भारत के युवाओं को कहा था कि तुम आगे आओ, आह्वान किया था कि आगे आओ, इनकी ब्रिटिश सेना में जाके लड़ो। अगर गांधी जी अहिंसा का समर्थन करते थे तो गांधी जी ने हिंसा की इस जो एक ये तरीका था अंग्रेजों का, हिंसात्मक कार्यवाही तो थी ही, खुली खुली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और क्या था इसमें गांधी जी ने क्यों कहा युवकों को, नवयुवकों को कि आगे आओ? क्योंकि गांधी जी तो हिंसा के समर्थक कभी थे ही नहीं। पहला क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या गांधी जी भारत की आजादी के लालच में आ गए थे? क्या गांधी जी इस बात पे विश्वास कर बैठे थे कि अंग्रेजों का अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहयोग करेंगे तो वो भारत को आजाद कर देंगे? और अगर ये लालच था तो क्या गांधी जी लालच में आके हिंसा करने के लिए मान गए थे? अगर नहीं तो फिर हिंसा करने वाले साम्राज्यवादी देश के साथ गांधी ने भारत के तरुण नवयुवक नौजवानों को उनकी सेना में भर्ती होने का क्यों एक तरह से मोटिवेशन दिया? पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिकों की भर्ती कहीं ना कहीं तो हिंसा से प्रभावित था। साम्राज्यवादी देश तो हिंसा ही करके तो दूसरों को हड़पते थे, उपनिवेश कैसे बनते थे? दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन की अगर बात करते हैं, महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये बड़ा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन 1920 में, तो सिर्फ एक छोटी सी घटना कारण बनी थी, चौरा चौरी हत्याकांड। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए, गलत था, मान लिया। इस हिंसा के चक्कर में महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया, जो कि कहा जाता है, इतिहास तो इसी बात की गवाही देता है। तो एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि जब 1922 में हिंसा की कार्यवाही से असहयोग आंदोलन बंद हुआ, तो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जो पहले दिन से ही हिंसात्मक था, 9 अगस्त को हिंसा से ही जिस आंदोलन की शुरुआत हुई, महात्मा गांधी उसके फेवर में कैसे रहे? और ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे 1942 में 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, वहां से भाषण दिया। उस भाषण के बाद महात्मा गांधी को पकड़ लिया गया, नजरबंद कर दिया गया आगा खां पैलेस में। लेकिन महात्मा गांधी की वहां से ऑडियो रिकॉर्ड होती थी। और आप सब जानते होंगे उषा मेहता कांग्रेस का रेडियो के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़ा योगदान है जिनका भारत में अंतिम लड़ाई जिसको कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। वो रिकॉर्डिंग्स ये कभी मैसेज क्यों नहीं दे पाई कि भारत में अगर आंदोलन हिंसात्मक हो गया तो इसको रोक दिया जाए? इसका मतलब 1922 की हिंसा के बाद तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस किया, लेकिन 1942 में हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। इससे क्या समझें कि गांधी जी हिंसा के पक्ष में थे या अहिंसा के पक्ष में थे? इससे यह भी समझ में आता है कि शायद गांधी जी अहिंसा का जो सिद्धांत था, ये उनकी रणनीति थी कि कहाँ ये यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना। और जब तक उन्हें लगता था कि हिंसा अंडर कंट्रोल है, तब तक शायद वो इस चीज के फेवर में हो जाते थे। जैसे एक एग्जैक्टली ये कहना कि वो इस चीज पे अडिग थे, ये बात क्वेश्चन मार्क है। एक दूसरा क्वेश्चन, 1915 में हिंसा के साथ वहां पे उन्होंने उनको कहा कि तुम भर्ती हो जाओ। 1922 में हिंसा की गतिविधि से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो आप सब लोग अच्छी तरह बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट तो शुरू ही हिंसा के साथ हुआ था, फिर इसको बंद करने का आह्वान गांधी जी ने क्यों नहीं किया? एक बड़ा क्वेश्चन। इसके बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा में हृदय परिवर्तन की बात की, बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी के जितने आंदोलन आपने बचपन से पढ़े, 1920, 1930, 1942, 3 बहुत बड़े आंदोलन थे जिसमें पूरा भारत लगभग इन्वॉल्व था। इन सब के बाद भी अंग्रेजों का हृदय तो परिवर्तित नहीं हुआ। तो क्या अहिंसा का यह सिद्धांत कामयाब था? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या इन 3 आंदोलनों में गांधी जी ने अहिंसा का जो यूज किया, एक हथियार जिसे कहते हैं वेपन, क्या उसके बाद अंग्रेजों का हृदय परिवर्तित हुआ? और नहीं हुआ तो इसका मतलब तो ये
कामयाबी नहीं थी। अहिंसा के सिद्धांत की अगर बात करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद अहिंसा के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का एक सेकेंड इंपॉर्टेंट थॉट था जिसपे सभी लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। गांधी जी ने जो हमारे क्रांतिकारी बंधु थे, भगत सिंह के ऊपर मैंने एक 28 सितंबर को, अभी 3-4 दिन पहले एक सेशन लिया था, उसमें भगत सिंह के ऊपर बात थी। क्रांतिकारियों की अहिंसा और हिंसा, इन दो में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जैसे गांधी जी जब बातचीत करते थे, क्रांतिकारियों की हिंसा को वो बहुत नेगेटिव तरीके से देखते थे। उन्होंने कभी भी किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि के पक्ष में कोई वक्तव्य नहीं दिया, कभी भी। अंग्रेजों की हिंसा के विपक्ष में वो ज्यादा नहीं बोले, किया उन्होंने कई बार ऐसा, हाँ, अंग्रेजों की भी बुराई की, भर्त्सना की, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, जब अंग्रेजों ने कोई भी हिंसात्मक कार्यवाही क्रांतिकारियों के लिए की, चाहे उसमें भगत सिंह राजगुरु की फांसी की बात करें या ऐसी ढेरों घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, गांधी जी ने खुल के कभी उनका विरोध नहीं किया इस मामले में। तो ये तो हिंसा को देखने के दो पक्ष हो गए। अगर अंग्रेज हिंसा कर रहे हैं तो गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें तो गांधी जी उनकी एंट्री, भाई इंडियंस भी जाएं और इनकी हेल्प करें। लेकिन वहीं अगर भारत में जन्मे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और जब वो, आपको घटना याद होगी, जब महात्मा गांधी जी इरविन से मिलने पहुंचे थे दिल्ली में, दिल्ली समझौता दोनों के बीच में संपन्न हुआ, तो कितने सारे लोगों की इच्छा थी कि गांधी जी एक दबाव बनाए, क्योंकि गांधी जी का पलड़ा उस समय भारी था कि इन 3 क्रांतिकारी लड़कों को फांसी ना दी जाए, उम्र कैद दे दी जाए। लेकिन इस बात पर भी एक क्वेश्चन मार्क है गांधी जी के पर्सनालिटी पर कि इतने बड़ी हस्ती जो थे, जिनकी तरफ पूरा देश कहीं ना कहीं एक नजर उठाए बैठा रहता था कि गांधी जी जो करेंगे ठीक करेंगे। इतिहास में इस क्वेश्चन का आंसर गांधी जी ने सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिया कि उन्होंने क्यों नहीं भरपूर कोशिश की उन 3 लड़कों को फांसी से बचाने की। तो ये जो बहुत लोग कह देते हैं कि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड में वो अभियुक्त थे। अगर गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे तो ये सारी जो हिंसाएं थी, इन सब में गांधी जी ने कैसे भागीदारी दिखा दी? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो इतिहास में हमेशा आगे तक भविष्य में पूछा जाएगा। तो क्रांतिकारी हिंसा के पक्षधर नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की हिंसा के पक्षधर हैं, जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए, इसके बाद कुछ और चीजें हैं। दूसरा एक बड़ा पॉइंट, ये 2 चीजें तो अहिंसा के बारे में थी। गांधी जी के आर्थिक विचारों पे अगर बातचीत करें, गांधी जी के आर्थिक विचार, आप सभी जानते हैं गांधी जी की कल्पना बड़ी अच्छी थी, राम राज्य की कल्पना, कि गांव-गांव में हर आदमी को लगे कि भाई मैं राज करता हूं। बहुत अच्छी बात थी, और पंचायती राज उसी का एक रूप मान लीजिए, गांधी के ही विचार हैं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या गांधी के आर्थिक विचार आज के समाज में अगर हम देखें तो क्या इनके ऊपर काम किया जाना पॉसिबल है, या क्या समाज की दिशा जो अब आगे तय की जानी है भविष्य में, वो गांधी जी के आर्थिक विचार उसमें कहां तक सेट बैठते हैं? अब गांधी जी के विचारों की अगर मैं बात करती हूँ, पहली बात, गांधी जी का मानना था कि जो जमींदार है ना, जो सामंत हैं, ये अपने आप, इनके मन में परिवर्तन होगा और ये अपने आप उदार हो जाएंगे समय के साथ साथ। इनको इस तरीके से समाज में ढाला जाएगा कि ये जो बड़े सामंत, बड़े जमींदार हैं, ये अपने आप जो बाकी समाज हैं इसकी बेहतरी के लिए क्या स्टेप लें वो सोचेंगे। गांधी जी की विचारधारा थी कि पूंजीपति जो लोग हैं ना, वो ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था गांधी जी ने 1903-4 के आसपास, तब तो वो साउथ अफ्रीका में थे। उन्होंने कहा था कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत ये कहता है कि जो अमीर तबका है, जो पूंजीपति हैं, ये पूरे समाज की संपत्ति के या समाज के धरोहर के रक्षक हैं, और ये अपने आप को गरीबों का या जो निचले स्तर के लोग हैं इनका अभिभावक या संरक्षक समझें। ऐसा गांधी जी ने विचार दिया था, ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहते हैं इसे। तो एक क्वेश्चन मार्क ये है कि अब से पहले, अब तक के इतिहास में, हम 2022 में बैठे हैं, आज तक कोई एक पूंजीवादी देश जहां पे ऐसा हुआ हो कि पूंजीपतियों ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपने आप को रक्षक माना हो गरीबों का, श्रमिकों का, या सर्वहारा वर्ग का, या जो बेचारे शोषित और पिछड़े हुए लोग हैं। आज तक के इतिहास में तो कहीं किसी देश में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी थी, जो गांधी जी की एक सोच थी, विचारधारा थी, कि आगे जाके जब उनके, गांधी जी के अकॉर्डिंग, जब भारत में आजादी आएगी तो जो ये अमीर लोग हैं, जमींदार लोग हैं, ये खुद अपने आप रक्षक बन जाएंगे?
इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा होना पॉसिबल था क्या? इतिहास में कहीं किसी पन्ने पर ऐसा दर्ज है कि किसी पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा हुआ हो? महात्मा गांधी के पीछे इतने लोग चले, इतने लोग, उसमें जमींदार भी थे, पूंजीपति भी थे, उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे। तो जो ये किसान थे ना, एक बड़ा वर्ग किसानों का, उन सबको गांधी जी की इस बात पर विश्वास हुआ कि आने वाले समय में जब गांधी के अकॉर्डिंग भारत आजाद होगा तो जो ये बड़े बड़े जमींदार हैं ये अपने आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जमीनों का त्याग कर देंगे या जमीनें हम लोगों तक पहुंचा देंगे और हम भी जमीन के मालिक बनेंगे। इस सोच के साथ, गांधी पे तो सभी बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इसी सोच के साथ उन लोगों ने गांधी के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। फिर ये अमीर लोग गांधी से क्यों जुड़े? क्योंकि किसानों के संघर्षों ने, किसानों के आंदोलनों ने कहीं ना कहीं एक भय, एक डर पैदा कर दिया था, एक खौफ पैदा कर दिया था अमीर वर्ग के मन में। जो बड़े बड़े जमींदार थे ना, उन सबको ये लगने लगा था कि कहीं किसान आंदोलन करके हम लोगों को मार ना डाले। और इतिहास गवाह है, रूस जैसे बड़े देशों में जब आप इनका इतिहास पढ़ते हैं, 1917 की क्रांति, तो आप देखते हैं कि किस तरह से वहां मजदूरों और किसानों ने बड़े लेवल पे हिंसात्मक कार्यवाहियों को भी अंजाम दिया था। तो वो जो डर था ना कि कहीं हमारे देश में भी ऐसा ना हो, उस डर के चलते जो ये बड़े बड़े अमीर जमींदार थे ये भी गांधी के पीछे चल पड़े और उन्होंने कहा हम भी गांधीवादी तरीके से देश की आजादी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा कि अगर गांधी के तरीके से आजादी आएगी तो कम से कम कोई हमारी जमीनें नहीं छीनेगा, और अगर कभी गांधी के राज में भारत में जमींदारों से जमीनें ली भी गई तो उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा हमारा देख के तब जमीनें ली जाएंगी। यानी गांधी पे विश्वास दोनों कर रहे थे, जमींदार भी और वो किसान भी जो कि जमीन का मालिक नहीं था। वो मालिकाना हक के चक्कर में गांधी जी के साथ था और जमींदार किसानों के आंदोलनों के डर या खौफ के चलते अपनी जमीन को बचाए रखने के लिए। गांधी जी ने कहा ये सब आर्थिक में है कि भाई पैसे से जुड़ी चीजें कैसे गांधी जी के अकॉर्डिंग थी। दूसरा एक क्वेश्चन, गांधी जी के टाइम में गांधी जी ने कहा कि जो ये इंडिया का विकास होगा ना, ये सब तब होगा जब हर हाथ को काम होगा, जब गांव के लोग वापस से उस किसानी परिवेश में लौटेंगे और हर घर में चरखा चलेगा और हर आदमी इंडिपेंडेंट बनेगा, हर गांव इंडिपेंडेंट बनेगा। बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन समय के साथ बदलना जरूरत होती है। महात्मा गांधी जी के ऊपर यहाँ फिर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि उस जमाने में जब ब्रिटेन जैसे देश मशीनों से कपड़ा बना रहे थे, जब औद्योगिक क्रांति आ गई थी दुनिया में, उस टाइम पर भारत दुनिया से पीछे रहकर और अगर चरखे ही काटता रहता हर आदमी तो फिर आगे कैसे बढ़ते? ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी महात्मा गांधी के ऊपर। पहला। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने कहा उस समय पर कि आर्थिक विकास के लिए भारत को गांव में हर आदमी को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और गांधी जी ने कहा कि बड़े उद्योग धंधे में जो पूंजीपति है ना, ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूंजीपति जो हैं इनकी मेन गड़बड़ क्या होती है पूंजीवाद की, कि उत्पादन के थोड़े ज्यादातर साधनों पर थोड़े से लोगों का कब्जा हो जाता है, जिनका मेन टारगेट होता है मुनाफा कमाना। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। लेकिन गांधी जी का विचार था कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मशीनें आ गई, उन्नत तकनीक आ गई, जिसके कारण कि लोग जो हैं ये बेरोजगार हो गए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इसका एक तरीका है इससे उबरने का कि क्यों ना गांव गांव में वापस से चरखा चलाया जाए, वो पुरानी तकनीक लेकर आए, हथकरघे का इस्तेमाल करें, यानी आदमी उन्नत तकनीक को छोड़ के और पिछड़ी हुई तकनीक की तरफ चले। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, महात्मा गांधी की बात सब लोगों ने मान ली क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे और सही भी कहते थे, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है कि अगर यही सच्चाई है कि इस तरीके से भारत के लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो महात्मा गांधी की जितनी संस्थाएं चलती थी, कांग्रेस जो उस टाइम का सबसे बड़ा संगठन थी, मैंने आपको भगत सिंह के बारे में जब बताया तो बताया था कि कांग्रेस के पास पैसे की कभी कमी नहीं थी। बड़े से बड़े धन्ना सेठ उस टाइम करोड़ों रुपए का तो इनको चंदा दे दिया करते थे। तो वो सारा चंदा जो पूंजीपति वर्ग दिया करता था उस दौर में, अंग्रेजों के दौर में, उस टाइम पर उन पूंजीपतियों के पैसे का साधन क्या था? बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई थी जिनमें कि उस टाइम की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर महात्मा गांधी जनता को संदेश दे रहे थे कि तुम लोग ये बड़ी मशीनें और इन सब के पीछे मत जाओ, इनसे तुम्हारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, तुम हथकरघे पर और पुरानी तकनीक पर आओ, तो उसी दौर में जो धन्ना सेठ थे, जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जो कुछ चुनिंदा लोग थे बहुत अमीर, वो क्यों लगातार विदेशी तकनीक ला रहे थे, विदेशी मशीनों के कपड़े ला रहे थे, लगातार व्यापार को बढ़ा रहे थे, जबकि वो तो गांधी जी
के पक्के मित्र थे। गांधी जी की लगभग संस्थाओं को पैसा वही दिया करते थे। कांग्रेस को आगे बढ़ाने में सारा पैसा उन्हीं का लगा हुआ था। फिर क्यों नहीं गांधी जी का ये विचार उन लोगों ने माना? ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना, कि ये विचार आम जनता ही क्यों माने, ये विचार वो पूंजीपति वर्ग के लोग क्यों ना माने? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। ये एक क्वेश्चन मार्क है जो महात्मा गांधी जी के काम करने के तरीके पर है। तो इसके बाद ये आर्थिक विकास की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। एक और जो प्रॉब्लम दिखती है कि ये दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर सच में पढ़े लिखे लोगों को अब सोचने की जरूरत है। वो पुरानी बातें थी जो हम पढ़ते थे ना, मना मैं अभी भी नहीं कर रही हूं। एक लास्ट क्वेश्चन जो सच में हर पढ़े लिखे बच्चे को अपने आप से करना चाहिए। जैसे कुछ चीजें हैं विभाजन के ऊपर, जो लोग नथुराम गोडसे के बड़े पक्षधर बन गए आजकल, उन सबको एक क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए। वो लोग क्या कहते हैं, नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा, ठीक किया, क्योंकि गांधी भारत का विभाजन करवाने के लिए उत्तरदायी थे। इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग बस इतना ही भर जानते हैं, वो असलियत जानते ही नहीं। लिखित चीजें बताती हैं कि इसमें गांधी का रोल को अकेले का नहीं था। अगर आप सोचते हैं कि भारत का विभाजन, पाकिस्तान बनाने के पीछे गांधी अकेले थे, तो मैं आपको तथ्यों के साथ एक बात बता देती हूँ। ये मेरी तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट और सच में सोचने लायक पॉइंट है। जब भारत का विभाजन हुआ ना, इससे पहले दो बड़ी संस्थाएं, एक मुस्लिम लीग और एक हिंदू महासभा, आप सभी जानते हैं मुस्लिम लीग मेनली मुस्लिम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे और हिंदू महासभा हिंदुस्तान के लिए। हिंदू महासभा के बड़े लीडर थे सावरकर और मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे जिन्ना। 1937 में सावरकर के शब्दों में, ये लिखित में है सारी बातें, 1937 में सावरकर ने अपने आप मीटिंग में ये बात कही थी कि भारत में दो राष्ट्र बनेंगे, भारत एक राष्ट्र के साथ चलेगा नहीं। 1940 में बिल्कुल स्पष्ट तरीके पर द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर जिन्ना ने लाहौर में अधिवेशन में, जब वहां वो अध्यक्ष थे, स्पष्ट कहा कि हमें दूसरे राष्ट्र की डिमांड है और हम पाकिस्तान चाहते हैं। ये बात हो गई 37 और 40 में। इन बातों को, इसका मतलब तो पहले से ही बातें चल रही थी ना, इन बातों पर डिस्कशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स इकट्ठे हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में यह कहा गया कि भाई पूरे भारत से आओ लोग। 400 लोगों का था संगठन उस टाइम पर कांग्रेस। उन 400 में जब विभाजन के क्वेश्चन पर वोटिंग होनी थी, तो आपके देश में, पूरे देश से 400 में से सिर्फ 218 लोग पहुंचे। 50%, इसका मतलब 50% पहुंचे ही नहीं, वो डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं बने। इन 218 में से 29 लोगों ने जो प्रेजेंट थे, इनमें से इन 29 लोगों ने विरोध किया। भाई हम विरोधी हैं, हम नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान बटे। और एक खास बात बता दूं, खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी इन विरोधियों में थे। इसलिए जब भारत पाकिस्तान बटे थे ना, तो उन्होंने गांधी जी को कहा था कि मैंने आप पे विश्वास करके इसके विरोध में वोट दिया और आपने हमें भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया। क्योंकि इन 29 में से जिन लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा, जो विरोध करके पाकिस्तान गए, आप सोचो उनको कैसे जीवन मिला होगा, उनकी क्या परेशानी उनके सामने आई होगी पाकिस्तान में जाने के बाद। इनमें से 30 लोगों ने, ये इसका डिवीजन कर रही हूं मैं, इनमें से 30 लोगों ने कहा भैया हम वोट ही नहीं देंगे, हाँ ना में हम शामिल नहीं है, एक तरफा खड़े हो गए, हम नहीं वोट देंगे। 30 लोग। इनमें आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, जो बाद में भारत का ही अंग बन के आपके देश में शिक्षा मंत्री के पद पे बैठे थे। इनमें जो बच गए, कितने बच गए, 159 बच गए शायद, है ना। तो ये 159 जो लोग हैं ना, सोचो 400 में से 159 पक्ष में थे भारत और पाकिस्तान के, सिर्फ 159। अगर इसका आप टोटलिटी में देखें तो ये तो 40% के आसपास लोग हैं। यानी सिर्फ 40% लोगों ने विभाजन पर हस्ताक्षर किए थे और विभाजन हो गया। लेकिन एक खास बात इसमें यह है कि इन साइन करने वालों में गांधी भी थे, नेहरू भी थे और सरदार पटेल भी थे। और ये लिखित है इस बारे में, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को इन बातों से बड़ी मिर्ची लगती है और उन्हें लगता है कि पता नहीं कोई जो किसी पार्टी विशेष के मेंबर होंगे। देखिए, इन सेशंस का टारगेट किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, और कोई इस तरह का आदमी जो कि पूरी तरह से दिमाग से बंद है, जिसकी खिड़कियां, जो किसी चीज को ना सुनना चाहता ना समझना चाहता, उसकी समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन जो तर्क की कसौटी पे हर चीज को कसते हैं, उनके लिए मैं कुछ लाइन पढ़ देती हूँ। ये कहते हैं 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में उसके नए बने अध्यक्ष सावरकर कह चुके थे, हम साहस के साथ वास्तविकता का सामना करें। भारत को आज एकात्म और एकरस राष्ट्र नहीं माना जा सकता, प्रत्युत यहाँ दो राष्ट्र हैं। ये सावरकर जी के खुद के बोले हुए शब्द हैं, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ अकेले गांधी के कारण ऐसा हुआ। और सुन लीजिए,
सरदार पटेल अध्यक्ष हैं, उनका भाषण ये लिखित में है सारा। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, ये बात हमें पसंद हो या ना पसंद, ये पटेल कह रहे हैं, लेकिन पंजाब और बंगाल में वास्तव में पाकिस्तान मौजूद है। ये सरदार पटेल के शब्द हैं। इस सूरत में मैं एक कानूनी पाकिस्तान अधिक पसंद करूंगा जो लीग को अधिक जिम्मेदार बनाएगा। आजादी आ रही है, 75 से 80% भारत हमारे पास है, इसे हम अपनी बुद्धि से मजबूत बनाएंगे। लीग देश के बचे हुए हिस्से का विकास कर सकती है। ये सरदार पटेल के शब्द हैं। इसके बाद ये 2-4 शब्द और पढ़ देती हूं मैं, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि अकेले गांधी की गलती नहीं है। प्रस्ताव के समर्थन में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के वोट भी थे। ये देखिए, पक्ष में पंडित नेहरू और गांधी जी, जिन्हें मनाने का काम ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं सरदार पटेल ने किया था। तो अगर ये आपको लगता है कि सिर्फ अकेले गांधी की गलती है भारत का बंटवारा, तो ये गलत सोच है। ये बंटवारा होना लाजमी था उस टाइम के सबसे धुरंधर नेताओं के दिमाग से। उन्हें लगता था कि बिना बंटवारे के चीजें बिगड़ जाएंगी। तो एक आदमी को यह कहना कि इसके कारण ऐसा हुआ, यह गलत है। माउंटबेटन ने भी अपने संस्मरणों में इस बात की तायद की है कि कांग्रेस में विभाजन ने उनके प्रस्ताव के लिए सबसे पहले राजी होने वाले नेता सरदार पटेल थे, जिन्होंने नेहरू और गांधी को तैयार करने की जिम्मेदारी ली और उसे निभाया। तो अब ये क्वेश्चन मार्क के साथ में इस क्लास को यहाँ पे अपने बिहाफ पे, परिमल सर भी जुड़ेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लोगों के साथ है जो आप पढ़े लिखे लोगों को, देखिए ये सब ना तथ्य हैं। अब कोई इनसे इतर अपनी मर्जी चलाए एक अलग बात है, लेकिन एक पढ़ा लिखा समाज वो समाज होता है जो चीज के दोनों पहलू को समझने की कोशिश करे। जो लोग महात्मा गांधी की बिल्कुल ही ये मान लीजिए पूजा करते हैं, ये क्वेश्चंस उनसे भी हैं। मैंने दोनों पक्ष की बातें आपको बताई। जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी पूजनीय हैं, बिल्कुल हैं, उनके लेवल का जन नेता इस धरती पे आज तक नहीं जन्मा। जितनी प्रतिमाएं महात्मा गांधी की दुनिया भर में लगी है ना, जितने रोड्स, जितने पता नहीं कितने दुनिया भर की चीजें उनके नाम से, इतनी किसी लीडर के नाम से नहीं है। ग्रेट लीडर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए और आप इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग गांधी के विरोधी हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सिर्फ गांधी का विरोध क्यों। नथुराम गोडसे की पूजा करने वालों से ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि उस साइन करने वाले 159 लोगों में तो सरदार पटेल भी थे, उसमें तो नेहरू भी थे, उसमें गांधी भी थे। तो फिर नथुराम गोडसे ने अकेले गांधी को मार के क्या वो 159 जो थे उन सबका एक तरह से जिम्मेदार अकेला गांधी को मान लिया? ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो नथुराम गोडसे के पक्षधर हैं। लेकिन जो लोग गांधी जी को अकेला भगवान मानते हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस हैं कि अगर गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो फिर गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हिंसा करने वाला देश था उसके पक्ष में अपने लड़कों को क्यों भर्ती करवाया? क्यों वो सार्जेंट कहलाते हैं अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने वाले? 1922 के चौरा चौरी की हत्या, 22 लोगों का जो हमने हत्या की वो तो हत्या थी, ठीक है, लेकिन 42 में जो पहले दिन से हत्याएं हुई उसके विरोध में तो गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनके ऊपर सच में किताबें पढ़ने की जरूरत है। तो इसीलिए जो यंग नौजवान जुड़े हुए हैं ना, अब वो दौर गए जब आप आंख बंद करके बस कान से सुना और सोच लिया कि ठीक है ऐसा था। ऐसा नहीं है, अब चीजों को समझने का समय है। भगत सिंह का मैसेज क्या था? दुनिया को जानो, पढ़ो। महात्मा गांधी इंसान थे, उनसे भी गलतियां हुई होंगी, तो अच्छी बात है, बहुत बड़े लीडर थे, कोई डाउट नहीं, ग्रेट आदमी थे, लेकिन उनके जो नीतियां थी इन पे भी प्रश्न चिन्ह के साथ आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि क्या और बेहतर हो सकता था और गलतियां रही तो कहां रही। अगर गांधी जी की विचारधारा से भारत में आजादी मिलती तो कैसी आजादी होती, और भगत सिंह की विचारधारा से भारत आजाद होता तो कैसा आजाद होता। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो गांधी की नीति ज्यादा ठीक लगती है या भगत सिंह की, या दोनों नीतियों को अच्छी तरह पढ़ के और आज क्या कुछ होना चाहिए इस पे विचार किए जाने की, मंथन किए जाने की जरूरत है। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा और ये चीजें ना हर पढ़े लिखे इंसान को सोचनी चाहिए। तो परिमल सर आपसे जुड़ेंगे। आज का दिन पूरा दिन अखबारों पे, मैं तो सोशल साइट पे किसी पे हूं नहीं, पर मुझे लगता है आज फेसबुक पे पूरा यही ज्ञान चलता रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क किसी ने लगाए नहीं है। अब जरूरत है टीचर्स इन क्वेश्चंस को बच्चों के दिमाग तक डालें और बच्चे इनके आंसर खुद खोजें, तब देश का, समाज का विकास होगा। चलिए, परिमल सर आपके बीच में हैं और थोड़ी सी बातचीत वो भी करेंगे। नमस्कार। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती
और शास्त्री जी की जयंती। अभी मैं देख रहा था तो बहुत लोग लिख रहे थे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताइए। तो पिछले 2 अक्टूबर को मैम ने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बोला था और तब हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगली बार हम गांधी जी के बारे में बोलेंगे। गांधी जी के बारे में मैं 2-3 बातें लेकर आया। न्यूज़पेपर मैंने आज पढ़े कि जो है किस न्यूज़पेपर ने क्या दिया क्या नहीं दिया। तो गांधी जी के बारे में कुछ बातें हैं। नंबर 1, गांधी जी की लाठी, कुछ हथियार अहिंसक हो सकते हैं। गांधी जी की लाठी हिंसा करने के लिए नहीं थी, हिंसा से बचने के लिए थी। गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का चश्मा अपने चश्मे से देश की आजादी देख रहे थे। 1917 में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और 1948 में 31 साल तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी बने रहे। हम उनकी 100 गलतियां निकाल सकते हैं, 100 खूबियां निकाल सकते हैं, हम उनको नमन कर सकते हैं, हम उनको गालियां दे सकते हैं, जैसा देश में ट्रेंड चल रहा है। 31 साल तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने जोड़े रखा। इस सच्चाई से कोई आदमी मुंह नहीं मोड़ सकता। हम उनकी खूबियां गिने या गलतियां गिने। अहिंसा के ऊपर जो है मैम ने अभी बोला, उनकी आर्थिक नीतियों के ऊपर मैम ने बोला, अभी कुछ बातों के बारे में और भी बोला। लेकिन उस चश्मे की नजर से देखो, आप लोग भी उस चश्मे के अंदर से देखो कि 1917 में जुड़ने के बाद उन्हें चश्मे से सिर्फ आजादी दिखाई देती रही और देश को आजाद करवा के छोड़ा। जो क्रांतिकारी साथी थे, जो क्रांतिकारी बंधु थे, जो हमारे शहीद हैं, महापुरुष हैं, उनके योगदान को कम नहीं कर रहा मैं, लेकिन आंदोलन की बागडोर को बांधे रखना, उस मसाल को जलाए रखना, और जिसके अंदर से लगातार क्रांतिकारी निकलते रहे, अलग अलग दल निकलते रहे और अलग अलग समय पर उनके योगदान अलग अलग रहे, लेकिन गांधी जी का ये जुड़ाव रहा। उस चश्मे से आजादी देखी। गांधी जी की घड़ी, गांधी जी को दिखता था कि देश की आजादी लंबी लड़ाई है, लेकिन डिसीजन 1 सेकंड में लेना होता है। 1 सेकंड का डिसीजन, ये मुझे बहुत अच्छा जो है पॉइंट लगा। और गांधी जी की चप्पल, महात्मा गांधी ने जब 1915 में भारत में आए, 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो जो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने क्या कहा कि पूरे भारत को देखो, 1915 जनवरी में आए और 1917 में एक्टिव हुए राजनीतिक तौर पर, तो 2 साल पूरा भारत घूमा, गांव गांव गए, कस्बे कस्बे गए, अलग अलग जगहों पर गए, पूरे भारत को जाना समझा और उसके बाद फिर आंदोलन से जुड़े। तो ये सभी युवाओं को ये करना चाहिए कि वे भारत में घूमें, अलग अलग जगहों पर जाकर के देखें, लोकल ट्रेन्स में जाएं, लोकल बसों में जाएं, लोकल खाना खाएं, लोग कर क्या रहे हैं। आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप फास्ट ट्रेन से वहां पर पहुंचे, एरोप्लेन से वहां पहुंचे, 10 दिन किसी क्षेत्र विशेष में रहे, अगर पूरा टाइम नहीं है तो। और अगर पूरा टाइम किसी के पास है, उनके घर वाले इतना अलाउ करते हैं, तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगाओ पूरा देश। उस टाइम पर उनको 2 साल लगे, अब 1 साल में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब साधन ज्यादा हैं। चलिए, कुछ बातें मैंने जो है इनमें से ही निकाली थी और उनके ऊपर मैं जो है बात करता हूं। जरा कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि जो है ये ज्यादा लंबी चीजें हैं, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी इनके बारे में। सर्वभूत हिते रता, इसका मतलब है सभी का जो है हित साधन होना चाहिए। इन्होंने जो है ये लास्ट में लिखना चाहिए था। महात्मा गांधी से ये पूछा कि देश में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो देश की दिक्कत के ऊपर महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वे अपने हित साधने में लग गए। उन्होंने क्या कहा था, क्या सोचा था, कहां पर गड़बड़ हुई महात्मा गांधी जी से? उन्होंने सोचा कि सभी लोग सभी का ध्यान रखेंगे। जो कहीं पर भी शासन में लास्ट लाइन में खड़े हैं ना, लास्ट लाइन के भी लास्ट में खड़े हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। गड़बड़ कहां पर हुई? गड़बड़ यहां पर हुई कि सब लोगों ने अपने हितों का साधन चालू कर लिया कि मेरी सैलरी कैसे बढ़ेगी, मेरी नौकरी बड़ी कैसे होगी, मेरा प्रमोशन कैसे होगा, मेरा तबादला कैसे होगा, सरकार से मैं कैसे फायदे उठाऊं, और मैं किस प्रकार से, जैसे आज के पूंजीपतियों का मामला बनता है, तो उसी प्रकार से उस टाइम पर भी जो है लोगों ने अपने हित साधे और इस सर्वभूत हितोरता को
छोड़ दिया कि भाई सबका भला हो चाहे ना हो, मेरा भला होना चाहिए, ये भयंकर गड़बड़ हुई। ये महात्मा गांधी के सिद्धांत के बड़ी चूक के तौर पर देखी जा सकती है। महात्मा गांधी छोटी मोटी चीज नहीं थे। महात्मा गांधी की कितनी कमियां कोई कुछ भी बोले, फिर भी भारत के नोटों से महात्मा गांधी को नहीं हटा पाए हैं लोग, चाहे जो भी कहें, चाहे जितने भी गोडसे को पूजने वाले लोग, लेकिन फिर भी आज तक महात्मा गांधी हर नोट पर विद्यमान हैं। इनके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन के आगे तो और कुछ नहीं कहा जा सकता ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि कोई हार्ड मास का एक ऐसा व्यक्ति भी पृथ्वी पर पैदा हुआ था जिसने सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने वसूलों के लिए किस प्रकार से जीवन जिया और देश को आजाद करवाया। अल्बर्ट आइंस्टीन से ज्यादा समझदार आप लोग हो तो फिर महात्मा गांधी को गालियां दे सकते हो। महात्मा गांधी ने, आज भी बातें होती रहती हैं गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की। सारी राजनीति हमेशा गांधी जी के पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए हुई, लेकिन फिर भी आज तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ। आज फिर भी वो पिछड़ा हुआ है। किसानों के लिए आज भी संघर्ष करने की बात चलती है, बेरोजगारों के लिए आज भी संघर्ष करने की बात चलती है। इनके लिए राजनीति तो हुई, पर इनके लिए पॉलिसी नहीं बनी, इनका विकास नहीं हुआ। चाहे महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि जितने भी धन्ना सेठ हैं, जितने पूंजीपति हैं, जितने अमीर लोग हैं, जितने जमींदार हैं, ये सबको अपनी प्रजा के रूप में रखेंगे, अपने बच्चों की तरह पालेंगे, वो नहीं हो पाया। वो जो सिद्धांत गांधी जी ने दिया था वो प्रासंगिक नहीं था, यहां गड़बड़ हो गई। गांधी जी ने हिंसा के ऊपर कहा था कि हिंसा समाज में तब तक जो है विषमता रहेगी, जब तक ये विषमता रहेगी तब तक हिंसा भी रहेगी। लोग बराबर होने के लिए, एक आदमी बहुत अमीर है, दूसरा आदमी गरीब है, तो वो कुछ ना कुछ चोरी करेगा, सामान छीनेगा, कुछ और करेगा, अपने लिए जो बराबरी के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा। तो इन्होंने कहा कि जब तक विषमता रहेगी तब तक हिंसा रहेगी। अगर हिंसा खत्म करनी है तो विषमता को खत्म करना पड़ेगा। ये विषमता खत्म नहीं हुई, देश की आजादी के बाद गांधी जी के वसूल चले नहीं, और ये विषमता लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में सबसे गरीब लोग भी हैं दुनिया के, और भारत में सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर भी एक आदमी पहुंच गया है। भारत पाकिस्तान को उन्होंने, देश जब आजाद हो गया था उस टाइम पर, कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय कि हम भारत से लड़े, हम पाकिस्तान से लड़े, जैसे दो भाई अलग होते हैं ना, वे भी आपस में लड़ते हैं, दो बिजनेस पार्टनर अलग होते हुए भी आपस में लड़ते हैं, और किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। आजकल हमारे देश में कवि महोदय हैं, उनको पूरे देश में कोई गड़बड़ नहीं दिखती है, वो केजरीवाल के पीछे पड़े रहते हैं बेचारे के पीछे। मैं केजरीवाल जी की सभी नीतियों से सहमत नहीं हूं, बहुत सारी चीजों पर मैं भी असहमत हूं, पर उन कवि महोदय को एकमात्र एक गड़बड़ वहां दिखती है और कोई दिखती ही नहीं। एक नंबर के आदमी हैं। इस प्रकार से कोई भी आदमी अलग होता है तो उसके साथ लड़ता रहता है। तो भारत पाकिस्तान तब लड़ रहे थे तो उसने कहा था एक दूसरे से लड़ने की बजाय चलो भूख के खिलाफ लड़े, चलो गरीबी के खिलाफ लड़े, चलो अशिक्षा के खिलाफ लड़े, चलो बीमारियों के खिलाफ लड़े और अभाव से लड़े, जो ये हमारे पास कमी है चीजों की, संसाधनों की, उसके खिलाफ लड़े। ऐसा गांधी जी ने कहा था। उन्होंने कहा था ऐसी शिक्षा हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए जिससे श्रम का तिरस्कार कर सके। जो ये मजदूरी का काम करते हैं, जो लोग जो है 4th क्लास का काम करते हैं, इन लोगों को भी आदमी समझे लोग, इस प्रकार की एजुकेशन देनी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। शांति के साथ हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसने कहा था अहिंसा किसी कमजोर आदमी का काम नहीं है। अहिंसा वो चीज होती है कि हम लड़ सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, और तब जवाब नहीं दे रहे हैं उसको अहिंसा कहा। हमारे यहां पर कायरता और बुजदिली के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ लोग कायर होते हैं ना, कायर और बुजदिल, वे लोग भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, तो उनके लिए अहिंसा नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने हमारे देश के बारे में कहा कि जो अध भूखा राष्ट्र है उसके पास ना तो कोई धर्म होगा, ना कोई कला होगी, और ना ही कोई संगठन होगा। भाई खाली पेट कैसे जो भजन कर लेगा कोई आदमी? पहली चीज होती है आदमी की भूख, प्यास, नींद, ये सब चीजें जरूरी पार्ट है। ये चीजें पूरी होंगी तब आगे बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार आदम कद का अवतार आज
होलोग्राम के रूप में दिखाया गया। पीछे डार्क स्क्रीन होता है और लेजर लाइट से वो दिखाया जाता है। तो आदमी जितने कद का, जितने गांधी जी थे, ओरिजिनल वैसा होलोग्राम आज संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखाया गया। बापू ने सच बोलना सिखाया कि सच बोलो, बेधड़क, डरो मत। उनका, बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है और यह करता रहेगा। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित शास्त्री जी का जीवन हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। ये दोनों के जो आज जन्मदिन है तो दोनों से रिलेटेड कोट यहां पर था। जो ना टूटे वो गांधी। अभी 1917 में वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, देश की आजादी के आंदोलन से 1948 तक लगे रहे। इस बीच में ऐसा नहीं है कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोग नहीं थे, गांधी जी की बुराई करने वाले लोग नहीं थे, पर वे कम और ज्यादा जो कुछ भी करके देश के आजादी के आंदोलन को समेटे रखने में सफल रहे और देश को देश की आजादी तक पहुंचाने में सफल रहे। एक नायक की भूमिका भी होती है। तो जो ना टूटे वो गांधी। उसके बाद देश आजाद होता है, अलग अलग दौर आते हैं। अलग अलग दौरों में 60 और 70 के दौर में बहुत सारे वामपंथी संगठन जो थे, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं इसको, नक्सली संगठन थे, उन्होंने गांधी जी की, इनके साथ मदन मोहन मालवीय जी की, ऐसे राजा राम मोहन राय की, बहुत सारे लोगों की प्रतिमाएं तोड़ी थी, गांधी जी की मुख्य तौर पर। इसके बाद फिर आगे मामला बढ़ता है, गांधी जी के खिलाफ फिर से जो है ये बात बनती है और बीच बीच में इनके खिलाफ जो है मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। अभी हाल ही में इनकी बिहार में कई जगहों पर मूर्तियां तोड़ी गई हैं, विदेशों में भी तोड़ी गई हैं। महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनके 70 से ज्यादा देशों में मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उनकी मूर्तियों को खंडित भी किया गया। लेकिन क्या मूर्ति खंडित करने से गांधी जी खंडित हो गए? आप गांधी जी की बुराई करो, आप उनकी अच्छाई करो या जो भी करो, वे एक लीडर थे, वे बड़े मास लीडर थे और वे सदी के लीडर थे। उनसे बड़ा लीडर है नहीं। कहां से लाओगे ढूंढ करके? जिन्होंने कहा ऐसे आंदोलन तो लोग खड़े हो गए, कहा बैठ जाओ तो बैठ गए। सविनय आंदोलन, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। तो जैसा करते थे वैसा कहते थे गांधी जी 17 में चालू हुए और नथुराम गोडसे की 3 गोलियों के साथ शांत हुए। मूर्तियां बनाई गई, वे तोड़ी गई, तो क्या वे विखंडित हुई? वे आदर्श आज भी देश में लोगों के सामने हैं और रहने चाहिए। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन हुआ करता था, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये हिंदू मुस्लिम इस लड़ाई के पैरोकार कभी नहीं थे। बाद में इस बात को जाकर के कभी हिंदू जो बुराई करते हैं, कभी मुसलमान बुराई करते हैं कि हिंदुओं के साथ गलत हो गया, मुसलमानों के साथ गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैसा अभी मैम ने भी कुछ बातें बताई थी, बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातें बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी आदमी अपनी तरफ से गलती नहीं करता है, कोई भी लीडर भी अपनी तरफ से गलती नहीं करता है। किस कारण से उसने क्या किया, क्या नहीं हुआ और उसका क्या असर हुआ, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के बाद ना तो बड़ा पद लिया, ना धन संचय किया, ना अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई जो है एक बहुत बड़ा सुनहरा जो है भविष्य छोड़ के गए। वो देश की आजादी के लिए लड़े, मरे, कुछ नहीं संचय किया। एक नंगे फकीर थे, लाठी के सहारे चले। इतना भर जो है महात्मा गांधी ने किया, लेकिन इतना बड़ा योगदान देश की आजादी में दे गए कि आज भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गांव, गरीब और गांधी, इसके ऊपर गांधी जी बोलते थे, भाई गांव के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, उनके जो ये विचार हैं। अब इसके बारे में और ज्यादा बोला जा सकता, पर जो है ये फिर सेशन ज्यादा लंबा हो रहा है, ये सेशन एक बार में नहीं निपट सकता। भगत सिंह को हम सोचें कि एक क्लास लेंगे, एक जो है सेशन बनाएंगे तो बात निपट जाएगी, नहीं। ये हमने क्वेश्चन मार्क लागू किए हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क आप सबके सामने खड़े किए हैं। जो भी आदमी गांधी की बुराई करता है या अच्छाई करता है, मैं तो कहता हूं इस लिंक को शेयर करो, भगत सिंह के लिंक को शेयर करो, इनके बारे में जो किताबें हैं ना वो किताबें पढ़ो, भगत सिंह की किताबें पढ़ो। बहुत सारा लेखन साहित्य मौजूद है, आज पहले नहीं था, आज पढ़ सकते हो। जिसके मन में सवाल है उसे पढ़ना चाहिए, उसे गांधी को, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहिए।
इसके साथ बहुत सारे लोग और भी हैं आजादी के आंदोलन के, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। उससे हमें पता चलेगा कि देश आजाद कैसे हुआ और देश आजाद होने में क्या गड़बड़ रह गई, देश आजाद होने के बाद क्या गड़बड़ हो गई, नीति निर्धारण में या संविधान बनाने में कहां चूक हो गई। ये संसद, विधानसभाएं, इतनी कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस, फौज सब कुछ है, लेकिन गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। जिसके पास अभाव है वो लगातार अभाव जो है ज्यादा होता जा रहा है उसका। लोगों को पढ़ने के लिए जो पैसे नहीं है, लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ इतने बड़े अंबार लग गए हैं पूंजियों के, बस पूछिए मत। 5G का दौर है, 5G जो है लागू हो गया, टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, मशीनरी है, बहुत चीजें हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, गरीब आदमी तो ऐसे का ऐसा है, तो उनके लिए भी जो है देश में सोचना जरूर चाहिए। महात्मा गांधी शांति सतत विकास शिक्षा संस्थान, ये महात्मा गांधी शांति एवं सतत, ये ऐसे लिखना चाहिए था, सतत स होना चाहिए था, सतत जो है जैसे कंटिन्यूअस विकास शिक्षा संस्थान, इन्होंने जो है आज डिबेट की यूनेस्को में, और उसमें जो है होलोग्राम दिखाया गया और उसके अंदर डिस्कशन हुआ। उसमें गांधी जी की शिक्षा के बारे में बात हुई। जैसे भारत में दो बातें चलती हैं, एक चलता है साक्षरता और एक शिक्षित। भाई साक्षर है या शिक्षित है में फर्क है, लिटरेट है या एजुकेट है ये फर्क है। आप पढ़ लिख करके ज्ञान से आपका जीवन बदल रहा है, आपका व्यवहार बदल रहा है, आपकी चीजें बदल रही है, फिर तो शिक्षित हो। और आपको नाम लिखना आ रहा है, आपको ऑरेंज और संतरे का फर्क नहीं पता है, मून और चांद का फर्क नहीं पता है, फिर आप लिटरेट हो। तो आप जो है दोनों बातों में क्या फर्क करेंगे? तो महात्मा गांधी ने इसके ऊपर बोला था, उन्होंने कहा था शिक्षा का मतलब मेरा जो है मतलब साक्षरता नहीं है, साक्षरता से तो शिक्षा शुरू होती है या खत्म हो जाती है, वहां कुछ है ही नहीं। चीजें जो है किस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने जो भी आपका अच्छा है, साक्षरता शिक्षा का अंत या यहां तक शुरुआत भी नहीं है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य, गांधी जी बोलते हैं, बच्चे और किसी व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा में उत्कृष्टता का सर्वांगीण संचार करना है कि बेस्ट निकाल के आए। टू ब्रिंग out best out of soul, out of body, out of mind of a person is called education। ये गांधी जी ने कहा था। आध्यात्मिक प्रशिक्षण से मेरा तात्पर्य मन की शिक्षा से है कि आपके मन की क्या शिक्षा हो रही है। आप जब कहीं पर बैठे हैं तो बैठे बैठे आपकी नजर कहां पर है, आपका ध्यान कहां पर है। जैसे मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि क्लास में कुछ बच्चे बैठे बैठे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि एक अगर किताब भूल जाए तो मैं इसको उठा ले जाऊं, तो उसका ध्यान पढ़ने में थोड़ा ही, नौकरी में थोड़ी, करियर में थोड़ी, अपने जो है मेन टारगेट में थोड़ी, किसी किताब में है। अब आपके टारगेट तुच्छ है या महान है, ये एजुकेशन पर डिपेंड करता है। ये एजुकेशन माँ बाप देता है, टीचर्स देते हैं, सोसाइटी और आपके फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा आदमी बनना है तो अच्छी किताबें पढ़ो, अपने माँ बाप की अच्छी चीजें सीखो, अपने टीचर्स की अच्छी चीजें सीखो, दोस्तों की अच्छी चीजें सीखो। गलत बात का पता चलता है कि ये गलत है, जो आदमी गलत बात बताता हो, शिक्षा देता हो, तो उसको छोड़ दो और अपने माँ बाप के खिलाफ भी संघर्ष करना चाहिए। महात्मा गांधी जी की वाणी में कर्म की प्रेरणा थी। उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए, जैसा बोला वैसा किया। उन्होंने कहा चरखा कातो तो अपने आप काता, उन्होंने कहा हथकरघा अपनाओ तो अपनाया, उन्होंने कहा लंगोटी पहनो तो पहनी, लाठी के सारे चलो तो चले, खड़ा और चप्पल पहनो तो पहनी। जो काम अपने आप किया वो दूसरों को बताया। ऐसा नहीं था कि मैं तो पहनूंगा कोट पैंट टाई और तुम पहनो खड़ाऊ, तो ऐसा नहीं था। ये उनका कर्म की प्रेरणा थी। सत्य ही वो प्रेरणा थी जिसने मोहन को, मोहनलाल करमचंद गांधी, महात्मा बनाया। आज 1922 में खड़े हैं, 2022 में 100 साल बाद द ग्रेट ट्रायल, इसका जिक्र मैं करना चाहूंगा आप लोगों को। ग्रेट ट्रायल महात्मा गांधी जी ने, जब देश ऐसे योग आंदोलन के दौर में था, ऐसे योग आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पर महात्मा गांधी ने 4 लेख लिखे। पहला लेख लिखा मोह से मुक्ति,
कि अगर तुम लोग जो ये सोच रहे हो ना कि कुछ भला हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, अंग्रेजों के दिल बदलेंगे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने डिसअफेक्शन ऑफ वर्च्यू, मोह से मुक्ति, एक लेख लिखा। यंग इंडिया उनका जो है अखबार था, उसमें टेम्परिंग विद लॉयल्टी, वफादारी से को नुकसान। इसके बाद द पजल एंड इट्स सॉल्यूशन, पहेली और उसका समाधान। शेकिंग द मेंस, चेतना को झकझोरना। ये 4 लेख लिखे गांधी जी ने, और 4 लेख लिखने के बाद गांधी जी ने, जब ये ऐसे योग आंदोलन चोरा चोरी की घटना के बाद खत्म हुआ, तो गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जो कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब थे ब्रूमफील्ड, इन्होंने अपनी बात बताई, भाई क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तो गांधी जी ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। जो ये लूट मची हुई है, जो ये विदेशी शासन की यहां गुलामी है, मैं इसके खिलाफ जनता को जागृत करना अपना कर्तव्य समझता हूं, अपना अधिकार समझता हूं, और ये काम मैंने किया है। ब्रूमफील्ड उससे बात करता है, तो जो जज साहब थे उन्होंने जो गांधी जी से बात की, तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस काम को अगर आगे मौका मिलेगा, आगे मुझे छोड़ा जाएगा तो मैं फिर करूंगा, और इस प्रकार के लेख लिख करके मैं जनता को जगाऊंगा। मैं इस काम के लिए कम सजा नहीं चाहता। भाई जो है भगत सिंह का नाम आता है, भगत सिंह जी शहादत दी। पहले उनको जो है जो हाई कोर्ट थी, लोअर कोर्ट थी, लोअर सेशन कोर्ट में उम्र कैद की सजा दी गई थी, हाई कोर्ट में उनको जो है फांसी की सजा दी गई। जैसे भगत सिंह ने अपनी फांसी और जो है जो सजा थी, उन सब चीजों को जब उन्होंने कहा कि हाँ हम हंसते हंसते फांसी का पंदा चूमेंगे, और चूमा, कभी अफसोस नहीं दिखाया, तो वैसे ही गांधी जी ने भी कहा था, इन्होंने नहीं कहा था कि माफ कर दो, गलती हो गई। जबकि कुछ बड़े लीडर्स जिनको आज बड़ा आदर्श बनाया जाता है, देश की आजादी में माफी मांग करके आगे बढ़े थे। बहुत सारे लोग इनका नाम जानते हैं, कुछ और सेशंस में उनके ऊपर हम बात करेंगे, उन्हीं के ऊपर जो कुछ सेशंस लेकर के आएंगे। जैसे मुझे लगता है कि देश की आजादी को इस प्रकार से क्वेश्चंस के रूप में छोड़ देना चाहिए, ज्यादा बढ़िया है। लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, लोगों के मन में पढ़ने का विचार जागेगा। गांधी जी की सारी किताबें तो उपलब्ध है हर जगह पर, भगत सिंह की सारी किताबें तो उपलब्ध है हर जगह पर, आप ढूंढिए उनको और पढ़िए। थोड़ी सी चेष्टा होनी चाहिए, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ब्रूमफील्ड जो जज थे, उन्होंने पहले उनको सर झुकाया गांधी जी को कि आपकी सच्चाई में दम है, और फिर उन्होंने कहा मैं इस बात का फर्क नहीं कर सकता कि आप देश के लोगों के मसीहा हो, आप देश के लोगों के लिए आइडियल हो, आप देश की आजादी के लिए काम कर रहे हो, आप किसी आदर्श के लिए काम कर रहे हो, किसी भी एक नॉर्मल आदमी में और आप में सजा देते हुए मैं फर्क नहीं करूंगा, और ये बहुत मुश्किल है कि कितनी सजा इस काम के लिए दी जाए। और फिर उनको 6 साल की सजा दी गई थी। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के खत्म होने के 6 साल तक जेल में रहे थे। 6 साल तक बीच में काकोरी कांड आता है, बीच में बम कांड आता है, सांडर्स हत्याकांड आता है, उस बीच में गांधी जी कहीं दिखाई नहीं देते। उसके बाद फिर आते हैं और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में बहुत बार बातें हो चुकी है, और किस प्रकार से वो फिर वापस हुआ था। भगत सिंह के फांसी को बचाने के लिए, उसकी सजा को माफ करवाने के लिए क्या स्टेप लिया था गांधी जी ने। बहुत सारी चीजों के ऊपर कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम सहमत नहीं है, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि गांधी जी ने ये क्या किया। अगर भगत सिंह को बचा लिया होता तो हो सकता बहुत सारे सवाल बंद हो गए होते। हिंसा के ऊपर, अहिंसा के ऊपर जो सवाल जिंदा हैं, वो बहुत सारी चीजें हो सकता है खत्म हो गई होती। जैसे मैम ने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे भारतीयों को सेना में भर्ती करवा दिया, और ये कहा मैं अंग्रेज सेना का बिना शर्त का भर्ती करने वाला सार्जेंट हूं। जब गांधी जी से पूछा गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीका में काम कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ काम किया, भारत में आके अंग्रेजों के खिलाफ काम करना नया काम नहीं था, ये पहले कर रहे थे, पहले करके भारत में आए और यहां करके भर्ती करवा दी, और भर्ती करवाने के बाद फिर गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। चोर जो है हिंसा के ऊपर बहुत सारी बातें अभी मैम ने डिस्कस किया, वही बातें रिपीट करने का क्या फायदा है। चलिए, तो
इन्होंने अपने लिए कड़ी सजा मांगी थी और जब वो सजा दी गई तो बहुत सारे लोग उनके पास आए तो ये मुस्कुराते रहे और इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। कोई भी लीडर इस प्रकार से सजा तो काटेगा ही, जेल में तो जाएगा ही जो आवाज उठाएगा, और गांधी जी भी उसमें ही थे, गए थे। ये इतनी ही बातें इसमें हैं। गांधी जी के ऊपर कुछ बातें हमने उठाई। ये खत्म नहीं हो रहा है चैप्टर, ये शुरू हो रहा है, ये डिस्कशन शुरू हो रहा है। इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है और आपको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप हमारी बातें क्यों माने, सिर्फ हमारी बातें क्यों सुने? आप पढ़ो और थोड़ा सा टाइम तो निकालो इतिहास जानने के लिए, हमारे महापुरुष जानने के लिए। ये जानना चाहिए सबको। और बोलोगे? चलिए आज इतना ही, इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। भगत सिंह के ऊपर हमने जो बनाया था आओ जाने भगत सिंह को, आज बनाया आओ जाने महात्मा गांधी को। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें इनके ऊपर हम करते रहेंगे। 100 साल हो रहे हैं द ग्रेट ट्रायल को, ग्रेट ट्रायल उसका नाम दिया गया था। आज 2022 में 100 साल के बाद तो महात्मा गांधी, ऐसा नहीं कि वो जो है अहिंसा और जैसे कायर या बुज़दिल या इस प्रकार की बातें, हंसते हुए जो वो ली थी उन्होंने सजा, और हंसते हुए सजा काटी थी, माफी नहीं मांगी थी। कुछ लोग माफी मांगने वाले भी आजकल देशभक्त कहला रहे हैं। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। गुड नाइट।